नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खुलकर किसानों के साथ आए अरविंद केजरीवाल, जेल के लिए नहीं दिए स्टेडियम। जी हां दोस्तों, किसान बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस और किसान आमने सामने है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुलकर किसानों के साथ आ गए हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी नामंजूर कर दी है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि किसानों की मांगे जायज हैं। केंद्र सरकार को किसानों की मांगे तुरंत मान लेनी चाहिए। किसानों को जेल में डालना इसका समाधान नहीं है। किसानों का आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है। अहिंसक प्रदर्शन करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। अहिंसक प्रदर्शन के लिए किसानों को जेल में नहीं डाला जा सकता, इसलिए स्टेडियम को जेल बनाने की दिल्ली पुलिस की अर्जी को दिल्ली सरकार खारिज करती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बाबत ट्वीट भी किया गया। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली खबर का। किसान संगठनों संग मोदी सरकार बातचीत को तैयार, कृषि मंत्री बोले किसानों का अहित नहीं होगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्या को लेकर हमने चर्चा की है। 2 बार बातचीत हुई है, एक बार अधिकारी लेवल पर और एक बार मैं खुद चर्चा में शामिल था। हमने सरकार की तरफ से 3 दिसंबर को पुनः चर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मैं अपील करना चाहूंगा कि सर्दी का मौसम है, बीट का समय है, किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा करें। हमने अपनी तरफ से निमंत्रण दिया हुआ है। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक किसानों का अहित नहीं हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि किसान संगठन चर्चा में शामिल और बातचीत कर समस्या का हल निकालें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सुशील मोदी को बीजेपी ने बिहार से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाया है। यह जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी है। यह सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई थी। हाल ही में एलजेपी के बिहार चुनाव में अलग लड़ने के बाद बीजेपी ने उसे साइडलाइन कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सीट एलजेपी के खाते में जानी चाहिए थी। उधर बीजेपी सुशील कुमार मोदी का कद बढ़ाने की तैयारी में है। सुशील मोदी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र में जा सकते हैं, जहां उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए सरकार बनने के बाद सुशील मोदी की डिप्टी सीएम के पद से छुट्टी हो गई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें कैबिनेट में सेट करना चाहती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, टीएमसी के 50 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से मंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के विधायक मिहिर गोस्वामी के इस्तीफा देने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी डूबता जहाज बन चुकी है। आगे चलकर तृणमूल कांग्रेस के 50 से ज्यादा नेता भाजपा में जल्द से जल्द शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि 2021 में राज्य की जनता टीएमसी की सरकार को बंगाल की खाड़ी में डाल देगी। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट ने शुक्रवार को कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है। सिर्फ 2 नेता ही नहीं बल्कि आगे 50 से ज्यादा सांसद टीएमसी से इस्तीफा देकर भाजपा में आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव ने विरोधियों को कहा चोर बेईमान, सीएम नीतीश पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के पहले सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को चोर और बेईमान तक कह दिया। तेजस्वी यादव ने इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निजी टिप्पणी कर दी। इसके बाद सत्ता पक्ष ने भी जोरदार हंगामा किया। तेजस्वी यादव राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग
भाग लेते हुए अपनी बात कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग टोका टोकी करने लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनादेश की चोरी हुई है, यह सरकार चोर दरवाजे से आई है। इस क्रम में सत्ता पक्ष की आपत्ति पर शोर में ही उन्होंने कह डाला कि ये चोर है, बेईमान है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की पार्टी तो तीसरे नंबर पर चली गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक बार फिर हिरासत में महबूबा मुफ्ती, बीजेपी पर लगाए आरोप। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया है। यह जानकारी महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके दी है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि उन्हें पार्टी नेता वहीद उर रहमान के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले 2 दिनों से मुझे फिर से अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में पार्टी नेता वहीद उर रहमान के परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि बीजेपी के मंत्रियों और उनके सहयोगियों को कश्मीर के हर कोने में घूमने की इजाजत है। केवल मेरे मामले में सुरक्षा का खतरा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आधारहीन आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 93 लाख के पार, 24 घंटे में आए इतने मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण अभी भी गंभीर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 492 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 43,082 नए मामले सामने आए हैं। इन नए संक्रमितों के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 93,09,000 के पार हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 492 लोगों की मौत के साथ ही कुल मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1,35,715 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चाइना को उसी की भाषा में मिलेगा जवाब, इंडिया वियतनाम ने बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने रणनीति बना ली है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल जुआन लिच के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों ने रक्षा मामलों में साझेदारी में काफी वृद्धि की है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के तहत कई वियतनामी रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी संदर्भ में 2019 के अक्टूबर में चीन मिन शहर में रक्षा सचिव स्तर की 12वीं वार्षिक सुरक्षा वार्ता हो चुकी है। भारत ने 11 देशों में मोबाइल प्रशिक्षण दल प्रतिनियुक्त किए हैं, उनमें से वियतनाम भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकरी की हत्या, साथ में कई लोगों के मारे जाने की भी है खबर। जी हां दोस्तों, ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जादह की तेहरान के निकट हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले वैज्ञानिक मोहसिन की गाड़ी को घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग की और हमले के बाद एक विस्फोटक पदार्थ से भरी गाड़ी को भी ब्लास्ट करके उड़ा दिया। इस हमले में कुछ और लोग भी मारे गए हैं जिनके भी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ ईरानी वैज्ञानिक के साथ उनके कुछ करीबी भी गाड़ी में सवार थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को ईरान का रॉबर्ट ओपेनहाइमर के तौर पर भी जाना जाता था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जल्द खत्म होगा कोरोना वैक्सीन का इंतजार, तीसरे चरण के ट्रायल की हुई शुरुआत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी स्थित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि इससे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा और निश्चितता आएगी। दरअसल कोरोना वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है। पीपुल्स मेडिकल कॉलेज के कुलपति राजेश कपूर ने बताया है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का मौका मिला है। इसे हम मिशन की तरह ले रहे हैं क्योंकि यह जनता की सेवा के लिए है। वैक्सीन किसी देश, प्रदेश या जिले के लिए नहीं होता बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। बताया गया है कि इस कोवैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की लैब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी द्वारा बनाया गया है। पहला डोज एक शिक्षक को दिया गया है। जिन लोगों को यह डोज दिया जाएगा उन्हें 750 रुपए भी दिए
जाएंगे और उनके स्वास्थ्य पर खास नजर रखी जाएगी। राजधानी का गांधी मेडिकल कॉलेज भी ट्रायल के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बाइक और स्कूटर चालकों के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब जरूरी होगा इस मार्क के साथ हेलमेट खरीदना। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए BIS सर्टिफिकेट वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण को भारत में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स के तहत एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सिर्फ BIS सर्टिफिकेशन वाली हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक देश के मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत में हल्के हेलमेट के लिए रोड सेफ्टी पर एक समिति बनाई गई थी। समिति में एम्स डॉक्टर और BIS के अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे। मार्च 2018 में बनी सहमति ने हल्के और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट बनाने की सिफारिश की थी। अब इन सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में हल्की बारिश, केरल के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। भारत के बाकी सभी हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ बना रहेगा। पश्चिमी हिमालय से होकर आने वाली ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों के साथ साथ गंगा के मैदानी क्षेत्रों और मध्य भारत के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में शीतलहर की स्थिति फिर से शुरू हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता रहने के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि डीजल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 71 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आज फिर सस्ता हुआ सोना। 8,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की आ चुकी है गिरावट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही अच्छी खबरों के चलते सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 48,185 रुपए पर आ गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम गिरकर 60,000 रुपए के नीचे आ गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगस्त की रिकॉर्ड ऊंचाई से सोने का भाव काफी नीचे आ चुका है। गुरुवार को MCX पर सोना 48,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। 7 अगस्त को सोने का दाम 56,200 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। लगभग 4 महीनों की तेजी के बाद इसके दाम में गिरावट आई है। इसके चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सोने की मांग बढ़ी है। शादी के लिए भी सोने की खरीदारी हो रही है। ग्राहकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। यदि सोने के दाम और गिरते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सोने की बिक्री बढ़ने का अनुमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में आज सोने का भाव 43 रुपए गिरकर 48,142 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 36 रुपए गिरकर 59,250 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जुलाई सितंबर तिमाही में GDP ग्रोथ रेट -7.5%, आर्थिक मंदी की ओर देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में देश की GDP -7.5% रही है। हालांकि ये आंकड़े अप्रैल, मई, जून तिमाही के मुकाबले काफी बेहतर हैं, लेकिन लगातार 2 तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ को तकनीकी तौर पर मंदी माना जाता है। शुक्रवार शाम सरकार ने GDP के आंकड़े जारी किए। गौरतलब है कि पिछले 40 साल में पहली बार GDP में इतनी कमी आई है, जिसके चलते आंकड़ों पर सबकी नजर टिकी हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटिश PM ने दी लॉकडाउन की चेतावनी। कहा पाबंदियों में ढील दी गई तो महामारी हो जाएगी बेकाबू। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की रोकथाम के सख्त उपायों का बचाव करते हुए चेतावनी दी कि अगर पाबंदियों में ढील दी गई तो महामारी फिर बेकाबू हो जाएगी। नतीजन नए साल पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ब्रिटेन में 17,555 नए संक्रमित पाए गए। इससे कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 15,74,000 से ज्यादा हो गई है। इसमें से 57,301 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे दौर की महामारी
महामारी की चपेट में आए ब्रिटेन में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश पाने के लिए इंग्लैंड में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। इन कदमों का जॉनसन की पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री खुद भी किसी संक्रमित सांसद के संपर्क में आ गए थे। इसके चलते उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ा था। आइसोलेशन से निकलने के बाद उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर हम ढील देते हैं तो वायरस का खतरा बढ़ जाएगा। इसके चलते हमें नए साल पर लॉकडाउन की ओर लौटना पड़ जाएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है। तो दोस्तों अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।